हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कोशिका यानी कि सेल। तो इसमें जानेंगे कि कोशिका क्या है, यानी कि कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका की संरचना क्या है, आकृति क्या है, आकार क्या है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। और भी जो कोशिका से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सरल सी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कोशिका की। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका, है ना। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका जो होती है वो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, क्योंकि कोशिका जो होती है वो स्वयं जनन करती है ना। जब वो कोशिका चक्र के दौरान स्वयं जनन करके नई कोशिका का निर्माण करती है, तो इसे ही स्वतः जनन का सामर्थ्य रखने के लिए इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट में लिखा हुआ है, कोशिका जीवन की मूलभूत एवं कार्यात्मक इकाई है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे जीवन की। तो इसे समझेंगे। अगला है आपका, कोशिकाओं के भीतर ही वह सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीव को जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो एक प्रकार से तो ये जीवन दायिनी कहलाएगी, क्योंकि कोशिकाओं के भीतर ही वह सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीव को जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। जो एक जीव को जीवन यानी कि जीने के लिए जो आवश्यक चाहिए जीव को, वो क्रियाएं जिनसे जीव जीवित है वो कोशिका के अंदर ही होती हैं। इतनी इम्पोर्टेंट कोशिका होती है। आगे कोशिका की संरचना देखेंगे तो देख पा रहे होंगे आप, कुछ इस प्रकार से कोशिका का स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसे देख लेंगे आप। आगे बढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने की, है ना। अगला टॉपिक है यहाँ पे, कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से की। तो उस वक्त रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। कब? 1665 में। तो इन्होंने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया और फिर कोशिका की खोज की, है ना। कैसे की, चलिए आप देख लेते हैं नीचे। वह अपने ही द्वारा बनाए हुए पुराने किस्म के माइक्रोस्कोप में पौधे के कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा, जैसे हम बोल सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा एक होता है कॉर्क, है ना। जैसे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री लैब में आपने देखे होंगे, जिसमें वो केमिकल रखे होते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ होता है, जैसे कोई शीशी होती है कांच की, उसके ऊपर एक ढकने के लिए, उसे बंद करने के लिए जो एक लकड़ी का जो लगा हुआ होता है ना, उसे कॉर्क बोल सकते हैं, है ना। तो वो लकड़ी का होता है। तो इसी प्रकार का कुछ इन्होंने लिया, कॉर्क, पौधे के कॉर्क, है ना, ये लकड़ी का टुकड़ा की पतली क्रॉस सेक्शन का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्हें छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स दिखाई दी जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो संरचना जो उन्हें दिखाई पड़ी, क्या जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में किसे देखा, कॉर्क को। तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, तो वो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें दिखाई दे रहे थे। तो आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने इन खोखली कोठरियों को सेल नाम दिया। तो सेल नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। उन्हें जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो उन्हें संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, उन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। तो यहाँ पे देखेंगे सेल इन्होंने नाम दे दिया। अब आगे देखेंगे कि सन 1674 में ल्यूवेन हॉक नामक एक वैज्ञानिक आए। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो कि कोशिका पर ही स्टडी कर रहे थे आगे। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लाल रक्त कणिकाओं एवं शुक्राणु का अध्ययन किया। तो ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था, ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज, जबकि रॉबर्ट हॉक ने मृत कोशिका को खोजा था। क्योंकि एक लकड़ी के सूखे टुकड़े में एक मृत कोशिका हो सकती है, जबकि यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्र कोशिका जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लाल रक्त कणिकाओं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म में कोशिका का अध्ययन किया। तो ये एक जीवित कोशिका की खोज इन्हें इसका श्रेय दिया जाता है ल्यूवेन हॉक को। आगे देखेंगे। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में केंद्रक को खोजा था। तो सर्वप्रथम केंद्रक की खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। हुक नहीं है, देखिए सेकंड यानी कि दूसरे वैज्ञानिक हैं यहाँ पे कोशिका से रिलेटेड, तीसरे ही मानेंगे क्योंकि ल्यूवेन हॉक हो गए। फिर सेकंड रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे केंद्रक की खोज करी थी, है ना, जो कि कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, कहीं भी हो सकता है इधर उधर।
तो कोशिका का केंद्रक जो होता है बहुत ही मेन पार्ट को केंद्रक कोशिका का माना जाता है, क्योंकि इससे सारी क्रियाएं जो है कोशिका की संचालित होती हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ये आप याद रखेंगे। आगे देख पा रहे होंगे सन 1939 में J.E. परकिंजी ने कोशिका द्रव्य का नाम प्रोटोप्लास्ट रखा। तो कोशिका द्रव्य की तो खोज की जा चुकी थी, लेकिन उसका जो नामकरण द्वारा किया गया है ना, दोबारा नामकरण किया परकिंजी ने। तो कोशिका द्रव्य से उन्होंने प्रोटोप्लास्ट उसका नाम रख दिया। किसने? परकिंजी ने 1939 में। आगे देखेंगे सन 1866 में हैकेल ने यह सिद्ध किया कि केंद्र के भीतर हेरेडिटरी स्टेटस का कलेक्शन होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कोशिका संरचना होती है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नुमा संरचना आपको दिखाई गई है। आगे देखेंगे डेड सेल क्या है, यानी कि कोशिका, मृत कोशिका क्या है। मृत कोशिका के बारे में जान लेते हैं। वर्ष सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने कॉर्क की एक पतली काट में कोशिकाओं को खोजा, है ना। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इन्होंने कोशिका को खोजा था, है ना। उन्हें इसमें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी कोठरियाँ दिखाई दी। मैंने अभी बताया था आपको कि मधुमक्खी की छत्ते नुमा संरचना इन्हें दिखाई दी, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया, है ना। सेल जिन्हें रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था। तो इन्हीं सेल को मृत कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ये कॉर्क की लकड़ी की एक पतली काट में इन्होंने कोशिकाओं को खोजा था। तो ये मृत कोशिकाओं को इन्होंने खोजा था, यानी कि डेड सेल इन्हें जाना जाता है डेड सेल के नाम से, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं थीं जिन्हें रॉबर्ट हुक ने खोजा था। आगे देखेंगे कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम व लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण होता है, जो कि मुलायम लचीला होता है, जो कि कोशिका के चारों ओर पाया जाता है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा 1 परत लिपिड की होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के कार्यों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोशिका के कार्य जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर सभी भागों को घेरे रखती है। तो जो झिल्ली होती है ना कोशिका के बाहर, बाहरी आवरण जो होता है प्लाज्मा झिल्ली, वो कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। उसके जो अंदर भाग हैं, कई कोशिका के अंदर कई सारे अंग हैं, उसमें कोशिकांग हैं, उनको जो उनको सुरक्षित रखने का कार्य करती है वो प्लाज्मा झिल्ली करती है, जो कि कोशिका के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पर देखेंगे यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है। उदाहरण आरबीसी, अस्थि कोशिका, इनकी बोन सेल्स आदि की विशिष्ट आकृति प्लाज्मा झिल्ली की उपस्थिति के कारण ही होती है। जो अपनी हड्डी कोशिकाएं अपने शरीर में होती हैं, अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं, तो इनको जो आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, वो क्या है? वो प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जिस प्रकार से यहाँ पे फैलेगी, उसी प्रकार से यहाँ पे अस्थियों का यहाँ पे निर्माण होगा, उसी प्रकार से वो आकार पकड़ पाएंगी। तो यहाँ पे ये आकार देने का कार्य करती है, और ये लाल रुधिर कणिकाओं, अस्थि कोशिकाओं आदि को आकृति प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसी को उपस्थिति के कारण ये हो पाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, इसमें से होकर विशिष्ट पदार्थ कोशिका के भीतर या बाहर आ जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे हर एक पदार्थ को कोशिका के भीतर आने जाने की अनुमति नहीं होती है। प्लाज्मा झिल्ली जिनका जो पास बना हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं जिसका अगर एक देश है, उसकी बॉर्डर है, उससे पार जाने का जिसका पास बना हुआ है, भैया जिसके पास पासपोर्ट है वही ना जा पाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं वही कोशिका झिल्ली के अंदर आ पाते हैं, यानी कि कोशिका की जो बॉर्डर होती है ना, उसके अंदर कुछ विशिष्ट पदार्थ होते हैं, वही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, बाकी नहीं आ जा सकते। क्योंकि ऐसे तो कुछ भी चला जाएगा कोशिका के अंदर और कोशिका नष्ट हो जाएगी। कोई अलग सा पदार्थ चला गया है ना, जो उसको नुकसान पहुंचा सके, कोशिका नष्ट कर सके। तो प्लाज्मा झिल्ली ये पहुंचाने का कार्य करती है कि उसके अंदर ऐसे कुछ विशिष्ट पदार्थ होते हैं, वही भीतर आ जा सकते हैं, जो कि उसे आवश्यक होते हैं, जो कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु कभी कभी ऐसा हो भी जाता है।
आगे देखेंगे कोशिकांग। तो कोशिकांग को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचना विशेष कार्य करती हैं, अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। सीधी सी बात है कि कोशिका के अंदर कई प्रकार के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, है ना, छोटे छोटे अंग होते हैं जिनसे मिलकर के कोशिका का निर्माण हुआ है, उन्हें कोशिकांग कहते हैं, है ना। अंग होते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, सभी का अलग अलग कार्य होता है, सभी अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं, कोशिका में ही स्थित होते हैं, तो उन्हें ही हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, है ना। इसी प्रकार से उसके अंदर कई सारे जो होते हैं वो कोशिकांग उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पावर प्रदान करता है, यानी कि उसमें शक्ति का, ऊर्जा का प्रवाह करता है, शक्ति का निर्माण करता है अपने अंदर, है ना। तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह यानी कि ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसी में कोशिका की अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कोशिका को एनर्जी मिलती है। कोशिका को एनर्जी मिली तो कोशिकांग को, पूरे कोशिकांग को, जो अंग है शरीर का, जीव शरीर का, तो जीव शरीर को उससे एनर्जी मिलती है। तो इससे हमें सीधा फायदा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सीधी शक्ति दी जाती है। रासायनिक ऊर्जा का निर्माण यहीं पर होता है, तो इससे ही एक शरीर में एनर्जी आती है ना। अंदर जो भोज्य पदार्थों का विघटन होकर के जब आगे देखेंगे कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, कौन थे वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने सन 1839 में बताया कि पादपों और जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक मत होकर कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों ही वैज्ञानिक कह रहे थे, जिनमें से एक थे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक बॉटनिस्ट थे। स्लाइडेन जो थे एक बॉटनिस्ट थे, जबकि स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु विज्ञानी थे। एक थे इनमें से पादप के वैज्ञानिक यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक प्राणी वैज्ञानिक थे। तो एक ने कहा कि पादपों में सूक्ष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कह रहे थे कि जंतुओं में सूक्ष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों मिले, इन दोनों ने एक मत होकर के एक सिद्धांत दिया जिसे कि कोशिका सिद्धांत कहा गया। तो देखते हैं इनका कोशिका सिद्धांत क्या कहता है जो कि इन्होंने दिया, है ना। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया था। किन किन ने, तो इनके नाम याद रखेंगे आप, जैकब मैथियस, स्लाइडेन, थियोडोर स्वान। तो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, है ना, दोनों अलग अलग स्ट्रीम के वैज्ञानिक थे। दोनों ने एकमत होकर के एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। और कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अब देख लेते हैं हम कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा, अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, है ना। सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात कोशिका जीवधारियों के शरीर की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इन्होंने कहा कि सभी जो सजीव जीवधारी पृथ्वी पर मौजूद हैं वो समस्त एक कोशिका से एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात कोशिका जीवधारियों के शरीर की आधारभूत एवं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये इन्होंने यहाँ पे कोशिका सिद्धांत में कहा। कोशिका की आकृति क्या होती है समझ लेते हैं। संपूर्ण जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सभी की कोशिकाओं की आकार, आकृति और संख्या में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी की कोशिकाएं तो सेम तो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका आकार अलग है, आकृति अलग है, संख्या अलग है, और उनकी जो क्रियाएं हैं वो शरीर की, वो जीव शरीर की क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। डिफरेंट जब क्रिया होंगी तो एक जैसी उनका आकार तो हो नहीं सकता किस कोशिका का। तो अलग अलग जीवों के आधार पर सभी जीवों के में अलग अलग कोशिकाओं की आकृति पाई जाती है, ये हम कह सकते हैं। आगे देखेंगे पौधे या जंतु के शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न अंगों की कोशिकाएं अलग अलग आकार की हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पौधे अलग हैं, जंतु अलग हैं, उनके विभिन्न अंगों में जो उनके अलग अलग पार्ट्स हैं,
पौधे के पार्ट्स हो गए कई, उनमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि जो पार्ट्स की साइज़ होती है ना वो अलग अलग होती है, आकृति अलग अलग होती है। और जंतुओं में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग अंगों की अलग अलग कोशिकाएं का अलग अलग आकार हो सकता है। कोशिका के आकार के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है ना, तो यहाँ पे एवरेज बताया गया है कि विभिन्न पौधे और जंतुओं कोशिकाओं के आकार में भी विविधता पाई जाती है। अधिकतर कोशिकाओं का आकार 6.5 से 2.0 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनेमोनिया जैसे जीव की है, जिसका व्यास केवल 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपसे कभी पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका के बारे में और छोटी के बारे में, तो छोटी के बारे में तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटी के बारे में देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनेमोनिया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है ना। कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा ही ऑप्शन लगाना है। 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, जिनका व्यास 8 माइक्रोमीटर होता है। पौधों में मनीला हेम्प की तंतु कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा की लंबाई 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ पे देखें सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, है ना। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और सबसे जटिल कोशिकाएं भी होती हैं। तंत्रिका कोशिका होती हैं वो सबसे जटिल कोशिकाएं भी होती हैं। तो यहाँ तक जो था आपका, तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं आपको सबसे जटिल कोशिकाएं भी होती हैं और सबसे बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। तो इतने में हम काफ़ी सारा कवर कर चुके हैं कोशिका के बारे में। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।